नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, इन्होंने एक विजिट किया है यूएसए को। ये माना जा रहा है कि एक फेयरवेल विजिट है, यानी कि जो बाइडेन की सरकार इस समय अंतिम चरण में है और इसी साल चुनाव होने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कोई भी बन सकता है राष्ट्रपति यूएसए का। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दिखाना चाहता है भारत कि भले ही जो बाइडेन की सरकार अभी जा रही है, फिर भी इंडिया इतना कॉन्फिडेंट है अपनी पोजीशन में कि वो वहाँ जाएगा और उन्हें थैंक्स कहेगा फॉर हिज ड्यूटी, फॉर हिज वर्क दैट ही हैज़ डन टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड द यूएसए। तो जिस प्रकार से ये पूरी चीज़ चल रही है, हमें ये समझना चाहिए कि भारत इस समय बहुत ज़्यादा सुरक्षित स्थिति में है। जिस प्रकार से भारत ने यूएसए और रशिया के बीच में एक टाइट रोप बहुत ही ईजिली तटस्थता के साथ वॉक की है, ये तो उल्लेखनीय है ही। साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया पे भी विजिट देके एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की कि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं है, मोहताज नहीं, वो अपने मन से चलता है, अपने मन मुताबिक चलता है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। जो बाइडेन, जिन्होंने फिलहाल रेस से विड्रॉ कर लिया है क्योंकि काफ़ी एजेड हो चुके हैं। काफ़ी लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनको डिमेंशिया है, साथ ही साथ इनको अल्जाइमर्स की भी बीमारी है। हाल ही में जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी, तब इन्होंने ज़ोर से पूछा अपने माइक पे कि हु इज़ नेक्स्ट, यानी कि उन्हें याद भी नहीं था कि अब अगला कौन आएगा बोलने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ही नेक्स्ट थे। फिर उसके बाद अनाउंसर ने इंट्रोड्यूस कराया प्रधानमंत्री मोदी को। हाल ही में अगर हमने देखा कि जो बाइडेन के ऐसे गाफ्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, यानी कि नेटो की मीटिंग पर भी उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पुतिन बोल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण नई दिल्ली और वाशिंगटन ने उनके लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का भी काम किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था रैली में, जो कि बहुत अभी दूसरी बार भी हमला हुआ है। एक तो रैली पे हुआ है, अभी हाल ही में उनके घर के पास भी गन शॉट्स सुनाए गए थे। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें उनके लाइफ पे बार बार अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोदी जी की सुरक्षा को भी देखा गया है। भारतीय और अमेरिका सुरक्षा अधिकारियों के बीच बातचीत पिछले 15 दिनों से हुई, खासकर पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमलों के बाद। अमेरिका सीक्रेट सर्विस ने डेलावेयर और न्यूयॉर्क में उनके स्थानों के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी है, जहां पे भी प्रधानमंत्री जाएंगे। इसमें अमेरिका में खालिस्तान समर्थक तत्वों को उत्पन्न खतरे को भी ध्यान में रखा गया है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवास में हो रहे क्वाड समिट के बैठक में भी हिस्सा लेंगे। क्वाड क्या है? क्वाड एक इनफॉर्मल डायलॉग मैकेनिज्म है। इनफॉर्मल डायलॉग मैकेनिज्म है, यानी कि ये कोई एक संस्था नहीं है, पर वार्तालाप लगातार 4 देशों के बीच होती रहे। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साथ ही साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ ही साथ इंडिया के बीच में। तो इसलिए इस मैकेनिज्म को बनाया गया है। वैसे तो एक इनफॉर्मल टाउटिंग इसकी 2007 में ही कर दी गई थी। तब शिंजो आबे ने कहा था कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बोला था कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें लाइक माइंडेड कंट्री, स्पेशली जो डेमोक्रेसीज़ हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं पूरे दुनिया के, वो बात कर सकें, एक प्रकार से चाइना के इन्फ्लुएंस को घटाया जा सके। चाइना का इन्फ्लुएंस हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जिस प्रकार से ये अपनी बढ़त साउथ चाइना सी में बढ़ा रहा है, ये एक तरह से स्ट्रेटेजिकली कार्य कर रहा है ताकि ये अपनी बढ़त इंडो पैसिफिक में भी बना सके। तो इस वजह से हमने देखा कि क्वाड एक इनफॉर्मल डायलॉग मैकेनिज्म है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया इसके पार्ट है। डेमोक्रेटिक नेशंस का एक अंतर मिलन है, बेसिकली हम कह सकते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ता जा रहा है, इस वजह से बनाया गया था। अभी जो बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि हमारे मतलब ये इनका जो कार्यकाल है, डेमोक्रेट्स का कार्यकाल है, वो ख़त्म अगर हो जाता है तो क्या क्वाड आगे चलेगा? तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल, क्वाड यहाँ पे रहने आया है, क्वाड इज़ हियर टू स्टे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जापान के पीएम फूमिया किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानी भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि चारों विश्व नेता
आर्क मेरे अकादमी में एकत्रित होंगे वहाँ पे हुए हैं। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहाँ पे हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। ये अपने परिवार के डेलावेयर चले जाने के बाद आर्कमेर में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने कहा था कि निजी स्कूल के पादरियों ने उनके बड़े होने पर उनका मतलब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, यानी कि उनकी व्यक्तित्व को समर्थन देने में। व्हाइट हाउस के अनुसार वहाँ उन्होंने फुटबॉल खेला, साथ ही साथ हकलाने की समस्या से भी निपटान सीखा। इस क्षेत्र में को किसी भी घुसपैठी या ऐसे किसी भी वस्तु से सुरक्षित रखा जा रहा है जो नेताओं के लिए खतरा पैदा कर सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में कोई भीड़ या छात्र नहीं होंगी। संयोग से नासाउ काउंटी ने इस साल की शुरुआत में T20 विश्व कप की मेजबानी भी की थी, जहां भारत पाकिस्तान का मैच भी हुआ था। इसलिए इसे किसी इवेंट के लिए बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा जांच करने का अनुभव भी है, जिसमें लगभग 20,000 लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद चल रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज ने परिधि को सुरक्षित करने, साथ ही साथ भीड़ पर नजर रखने के लिए नासाउ काउंटी पुलिस पर दबाव भी डाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा है कि टैरिफ्स का भारत एक बहुत बड़ा अब्यूज़र है। ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी हैज़ मेड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अप्रैल 2019 में ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा कर लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उस समय भारत अमेरिका उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा रहा था, जिसमें प्रतिष्ठित हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल भी शामिल थी। यहाँ पे बेसिकली एक डिवीजन आ जाता है, क्योंकि इंडिया अगर टैरिफ्स लगाएगा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे तो इंडिया मार्केट अपना बेसिकली क्लोज कर रहा है अमेरिका के लिए। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का एलिगेशन था। तो अगर उन्होंने कहा अगर भारत ऐसा करेगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसे टैरिफ्स लगाएंगे कि हमारे पास आते आते अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचते पहुंचते इनका दाम बढ़ जाए, और दाम बढ़ने से फॉरेन इंडस्ट्रीज नहीं अमेरिकी इंडस्ट्रीज आगे जाएंगी। यह टिप्पणी ट्रंप ने नेशनल रिपब्लिक कांग्रेशनल कमेटी के वार्षिक स्प्रिंग डिनर में बोला था। उन्होंने कहा, मुझे भारत के प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन आया, वे दुनिया में सबसे ज़्यादा कर लगाने देशों में से एक हैं। उन्होंने कहा हम पर 100% कर लगाया, वे हमारे सामान पर 100% शुल्क वसूलते हैं, इसलिए वे मोटरसाइकिल भेजते हैं और वे उनमें से बहुत सारी भारतीय साइकिल भी बनाते हैं। वे उन्हें हमारे देश भेजते हैं, हम उनसे कुछ नहीं लेते हैं। हम भारत को हार्ले डेविडसन भेजते हैं और वो हमसे 100% शुल्क लेते हैं। इसके अलावा भारत के अनुचित टैरिफ का मुकाबला करने के लिए ट्रंप ने 2024 में सत्ता में आने पर पारस्परिक कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कर लगेगा तो हम भी लगाएंगे। ये बेसिकली ये ट्रेड वॉर के रूप में भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैरियर बढ़ा रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए। पिछले साल फॉक्स बिजनेस न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने यह भी कहा था, अगर भारत हमसे भी शुल्क ले रहा है तो मैं जो चाहता हूँ वह इसे प्रतिशोध कहें। आप इसे जो चाहे कह सकते हैं, अगर वे हमसे शुल्क ले रहे हैं तो हम भी उनसे शुल्क लेंगे। क्या भारत में टैरिफ अन्य देशों की तुलना में अधिक है? टैरिफ एक तरह का ट्रेड बैरियर है, एक तरह का इंपोर्ट बैरियर है। हम अगर भारत चाहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे उत्पादों को ना खरीदें जो हमारे लिए महंगी पड़ रही है, तो उनमें टैरिफ ज़्यादा लगा देगा। और अगर ऐसा चाहता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे करें एज़ कम्पेयर टू फॉरेन इंडस्ट्रीज, तो उसमें भी टैरिफ लगा सकता है। वर्तमान में भारत की औसत टैरिफ दर लगभग 17% है, जो जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में काफ़ी अधिक है। इन सभी की दरें 3% से 5% के बीच हैं। हालांकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करें तो भारत की टैरिफ उतने अधिक नहीं है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील की औसत टैरिफ दर लगभग 13% है और दक्षिण कोरिया की 13.4% है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेंड ने बताया कि संस्थापक ने कहा कि यह सच है कि भारत चुनिंदा उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाता है, लेकिन ट्रंप का तर्क आवश्यक संदर्भ को नज़रअंदाज करता है, जिससे उनके आरोप निराधार साबित हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों कुछ वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर घरेलू उद्योगों की रक्षा करना चाहती है, उसी तरह भारत भी ऐसे ही रक्षा करना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका भारत के बारे में अगर ट्रेड के बारे में बात करें तो क्या स्थिति है फिलहाल, तो अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड 118.3 बिलियन डॉलर रहा है और हाईएस्ट ट्रेड हमने किसके साथ किया है? चीन के साथ किया है। यानी इस अंतराल में भारत और अमेरिका ने 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार किया है। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम
एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं यूएसए को और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हम फ़ायदे में हैं। इसके अलावा यानी भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है और वहाँ से कम सामान खरीदता है। तो किस प्रकार से भारत और अमेरिका के रिश्ते चलते चले आए हैं? 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला दौरा किया था 1959 में। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर भारत आए। 1962 में नेहरू ने अमेरिका राष्ट्रपति केनेडी को पत्र लिखा, भारत से को समर्थन भी मिला। और फिर उसके बाद ये भारत चीन के युद्ध के दौरान हुआ। फिर उसके बाद 1971 भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। इसके अलावा 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर का भारत दौरा हुआ। अमेरिका की परमाणु अप्रसार अधिनियम लागू करने की मांग हुई, भारत की मनाही हुई इस पे। 1974 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद से संबंधों में खटास आई। इसके अलावा 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी यात्रा की। 84 में भोपाल गैस कांड के बाद भारत यूनियन कार्बाइड के सीईओ ने समर्पण की मांग की। 1984 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत की यात्रा की। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत अमेरिका में व्यापारिक संबंध बढ़े। ये वही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मार्केट खुला, भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना है, तो अमेरिका ने उस अवसर में हेल्प की। इसके अलावा 1998 में भारत ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किया। फिर उसके बाद हमारे ऊपर मोटे मोटे सैंक्शंस लगाए गए। अमेरिका उसमें नंबर 1 था। देखो, कोई भी कंट्री या कोई भी लोग पावर अपने हाथ से जाते हुए नहीं देखना चाहते। तो न्यूक्लियर पावर्स ऑलरेडी दुनिया में उस समय यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये कुछ कंट्रीज थी। यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया। एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जब भी ऐसा कोई ट्रेड वॉर होता है जिसमें जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है जब पर्टिकुलरली एक कंट्री और पावरफुल बनने लगती है, तो जो ऑलरेडी पावर में कंट्रीज़ हैं वो परेशान होने लगती है कि इसके पास कैसे आया, इसको तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। पर भारत क्या करता, एक साइड वो चीन से घिरा था, दूसरे साइड वो पाकिस्तान से घिरा था। किसी भी प्रकार से भारत ये नहीं चाहता था कि हम अपने आप को कमज़ोर रखें। उसके बाद इतने सैंक्शंस लगाए गए जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास भी आई थी। 2000 में फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की। अमेरिका ने भारत से 2001 में प्रतिबंध हटा दिए। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों पर बातचीत बढ़ी और संयुक्त नेवी अभ्यास भी हुआ 2005 में। इसके अलावा 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने फिर से भारत का दौरा किया। 2007 में आर्म के लिए मोटरसाइकिल डील हुई, आर्म्स के लिए। फिर उसके बाद हम यहीं से फिर हमने हार्ले डेविडसन खरीदनी शुरू की। 2008 में न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटर ने भारत को परमाणु व्यापार की अनुमति दे दी। और न्यूक्लियर एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सेक्टर में हम आगे रहें। फिर 2008 में मुंबई पर हमला हुआ। अमेरिका ने जांच के लिए एफबीआई और फॉरेंसिक्स को अनुमति दी। इसके बाद भारत अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करें, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से चलती आ रही हैं चीज़ें। अगर बात करें वर्ष 2010 की, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने औपचारिक रूप से पहली अमेरिकी भारत रणनीतिक वार्ता आयोजित की। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया जिसमें ऐतिहासिक संदेहों को दूर करने पर जोर दिया गया। वर्ष 2023 अमेरिका भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजकीय यात्रा की मेजबानी करता, यानी कि 2023 में स्टेट विजिट हुआ जो कि सिंबॉलिक होता है। एक प्रकार से उन्हीं लोगों का स्टेट विजिट होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अमेरिका के लिए। इसके अलावा संबंधों में अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका के गहन सैन्य सहयोग के लिए 3 आधारभूत समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनकी शुरुआत 2016 में लेमुआ से हुई। इसके बाद 2018 में पहली 2+2 वार्तालाप शुरू हुई। इसी की तरह हमारे साथ 2+2 वार्तालाप शुरू करने वाले और कंट्रीज थे जैसे कि रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हमारे साथ साउथ कोरिया भी ऐसी वार्तालाप में शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यूएसए के साथ शुरू किया और ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही था। इसके अलावा फिर 2020 में बेका साइन हुआ। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया। भारत द्वारा हस्ताक्षरित और 8वें समझौते ने समस्त मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण भी स्थापित किया। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र, G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों और मंचों के द्वारा हमें सहयोग मिलता रहता है। चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से हाल ही में कैंसर मूनशॉट को एक तरह से बढ़ावा दिया गया है। तो अगर हम बात करें कैंसर मूनशॉट पहल, ये अभी हाल ही में जो विजिट हुआ है
क्वाड के थ्रू ये लिया गया है अमेरिका में। तो देखते हैं, अमेरिका में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद सदस्य देशों ने नेता कैंसर मूनशॉट इवेंट में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कैंसर की रोकथाम के लिए $7.5 मिलियन के पैकेज और 4 करोड़ वैक्सीन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इस कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद थे। कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर के लिए एक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कैंसर मूनशॉट। कोविड महामारी के दौरान इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड की मदद से बहुत सारी जगहों पे वैक्सीन का वितरण हुआ। इसी को हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। इसके अलावा कैंसर पर ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के लिए 2016 में कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 12 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की थी। कानून बनाकर इसके लिए एक बजट का प्रावधान भी दिया था। बराक ओबामा ने उस वक्त उपराष्ट्रपति रहे जो बाइडेन का कोई टास्क फोर्स का जिम्मेदारी दी थी। यानी कि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब उपराष्ट्रपति कौन थे? जो बाइडेन थे, जो इस टास्क फोर्स को देख रहे थे। इन्हें कुछ काम सौंपे गए, जैसे कैंसर को कैसे रोका जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए, इस पर सुझाव देना, नए रिसर्च डेटा और कंप्यूटेशनल क्षमताओं तक अधिक पहुंच बनाना, कैंसर के इलाज में आ रही बाधाओं की पहचान करना, उन्हें दूर करना। साथ ही साथ विशेषज्ञों का एक ब्लू रिबन पैनल भी बनाया गया था। 2016 में ब्लू रिबन पैनल ने कैंसर के इलाज के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया था। एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें 10 सिफारिशें दी गई थी। पहला, डायरेक्ट पेशेंट के लिए एक नेटवर्क तैयार करना। फिर उसके बाद इम्यूनोथेरेपी के लिए विशेष रूप से समर्पित एक ट्रांसनेशनल विज्ञान नेटवर्क बनाना। कैंसर के उपचार के प्रति प्रतिरोध पर काबू पाने के तरीकों को दर्शाना। राष्ट्रीय कैंसर डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। बाल कैंसर के प्रमुख कारणों पर अनुसंधान को तीव्र करना। कैंसर उपचार के दुर्बल करने वाले दुष्प्रभावों को न्यूनतम करना। यानी कि कीमोथेरेपी लेने के बाद से इंसान काफ़ी बदल जाता है, वो पतला भी हो जाता है, साथ ही साथ बॉडी में बहुत सारी वीकनेसेस आती हैं, तो इसको भी दूर करना। कैंसर की रोकथाम और शीघ्र पता लगाने की सिद्ध रणनीतियों का उपयोग करना। भविष्य के रोगी परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले रोगी डेटा का उपयोग करना। 3D कैंसर एटलस विकसित करना। नई कैंसर प्रौद्योगिकियों का भी विकास करना। इसके अलावा मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर परीक्षण, जांच और निदान के लिए $7.5 मिलियन का योगदान भी देगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत गावी और क्वाड पहल के तहत 40 मिलियन वैक्सीन मुहैया करवाएगा। व्हाइट हाउस ने सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी हद तक रोके जाने योग्य बीमारी बताया है। यानी कि अगर सर्वाइकल कैंसर में आपको अगर आप वैक्सीन्ड हैं तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल डिजीजेस में से आता है। पूरे भारत में ये सेकंड मोस्ट किलर है इन वुमेन। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके बाद मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा, भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अनुदान भारत के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के तहत है। भारत रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट में भी सहायता देगा। इसके बाद इन्होंने आगे भी कहा, कैंसर की देखभाल में इलाज के लिए सहयोग जरूरी है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद भी देते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए क्वाड मेंबर्स शामिल हुए थे। तो इंडो पैसिफिक में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए डेलावेयर में कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें क्वाड देशों के सदस्यों ने हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हर साल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 1.5 लाख महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है और साथ ही साथ ये बोला कि ये आगे नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडो पैसिफिक के देशों को मदद के लिए यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की 4 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने की भी घोषणा की है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है जिसका नाम है आयुष्मान भारत। अभी तो ये भी अनाउंस हुआ है कि 70 साल और 70 साल से अधिक के जो नागरिक हैं भारत में उनको 5 लाख का कवरेज मिलेगा आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही। इसके अलावा भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनवाई है। यह पहल कैंसर को खत्म करने के लिए है। बयान में यह भी बताया गया कि पिछले 2 साल पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने कैंसर मूनशॉट की घोषणा भी की थी, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। 2047 तक 4 मिलियन से अधिक कैंसर से होने वाली मौतों को रोकना है और कैंसर पीड़ित लोगों को यहाँ पे इनके अनुभव को बेहतर भी बनाना है। क्वाड ग्रुप मैंने बताया है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि इससे संबंधित हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा ये भी देख लेते हैं कि संयुक्त बयान क्या आया है। चीन पर क्या बयान आया है क्वाड का? चीन पर बयान आया है कि ईस्ट और साउथ चाइना सी की स्थिति पर चिंता जताई गई, जहाँ पे
फिलीपींस और चीन के बीच लगातार मामला बढ़ रहा है। कोस्ट गार्ड और सैन्य जहाज़ों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा भी की है। समुद्री सीमा के विवादों को बोला गया यूएन क्लॉज के तहत समाधान करें। 2016 में यूएन क्लॉज ने कहा था कि चीन का पूरा अधिकार नहीं है साउथ चाइना सी पे, बल्कि चीन विद द हेल्प ऑफ 9 लाइन मैप कम से कम 90% साउथ चाइना सी पे अपना हक जताता है। नॉर्थ कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की। नॉर्थ कोरिया से बातचीत की टेबल पर लौटने के लिए कहा। कोरिया प्रायद्वीप से परमाणु हथियार को खत्म करने पर भी जोर दिया। रूस यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समाधान निकालने की भी बात की। आतंकवाद पर सभी तरह के आतंकवादों की निंदा की। उसके बाद 26/11 पठानकोट आतंकी हमले, 9/11 का भी जिक्र हुआ। यूएनएससी में सुधारों के लिए भी संयुक्त बयान पर जोर दिया गया कि समावेशी हो, ज़्यादा प्रभावशाली हो। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वाड से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक बार ये भी देख लेते हैं कि सभी क्वाड समिट से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी अहम मुद्दा बना है। ठीक है, 12 मार्च 2021 को वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसके बाद इतने सारे लोग इसमें शामिल थे, जिसमें कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट था। मई 2022 में समिट का मुद्दा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, कोविड-19 रिस्पॉन्स और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज विजिबिलिटी भी थी। चलिए अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वाड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए है। तो आपको बताना होगा कौन सा कथन सही है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग अपडेटेड। स्टे कनेक्टेड।